दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने साइंस का सेशन शुरू किया था और वो साइंस का सेशन फर्स्ट था जिसमें हम आपसे पूछे थे कि आपका फीडबैक क्या है, अर्थात वो सेशन आप जो है आपका साइंस का अच्छा लगा या नहीं, उससे जो भी कंसेप्ट हमने आपको बताया वो आप हासिल किए या नहीं। तो उसमें जो है आपने अपना फीडबैक दिया और काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया, अर्थात आपको वो सेशन अच्छा लग रहा है, यानी कि हमारा जो साइंस का पढ़ाने का तरीका है और जो भी हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं साइंस में वो आपको सही लग रहा है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम ये भी वीडियो लाए हैं और इसमें भी हम लोग साइंस का अगला यानी कि पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें भी टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और उनसे अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट जो है आप हासिल कर पाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फिर से एक बार जो है रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू वाट। यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, वहाँ पे आप उसको माइनस पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है और उसके बाद माइनस में गतिज ऊर्जा है। माइनस इसको पढ़िएगा, एरो का सिंबल मत पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा माइनस का चिन्ह दिया गया है इसलिए इसको दूसरा चीज़ मत समझिएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा आपको बताना है क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। और ये दोनों के सम्मिलित रूप को जो है हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि दोनों के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये जो है ऊर्जा के प्रकार होते हैं। ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा होता है जो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यदि आपको यहीं पे यांत्रिक ऊर्जा जब हो गया और यांत्रिक ऊर्जा में से कहे कि आपको माइनस कर दिया जाए गतिज ऊर्जा, तो आपको क्या आएगा? आप क्या हासिल कीजिएगा? तो यहाँ पे यांत्रिक और जो है गतिज और स्थितिज दोनों था और जब हम माइनस गतिज कर देंगे तो ये गतिज को कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ आपको बचेगा क्या? स्थितिज ऊर्जा बचेगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पूछ क्या रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसमें से यदि हम माइनस कर देंगे गतिज ऊर्जा तो आपका क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कैंसिल आउट होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो 4 + 3 करते हैं और उसके बाद कहते हैं इसमें से माइनस कर दो 4, तब क्या करते हैं? 4 को काट देते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे गतिज का कैंसिल है, सिर्फ क्या बचा? स्थितिज ऊर्जा बचा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक ही टॉपिक पे हम 2-3 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि जो है टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए काफ़ी अच्छे तरह से। इसलिए हम एक ही टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो यहाँ पे देखिए, गति ऊर्जा होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी ये बताना है। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या? स्थिति के कारण बना हुआ ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा। अब इसको देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे कैसे। तो गति ऊर्जा यदि आपको स्थितिज ऊर्जा यदि बोले तो जैसे मान लेते हैं कि श्री राम जैसे धनुष से जैसे ही आपका तीर और धनुष ऐसे टानते हैं, तो जब तान कर रखते हैं ना, तब उसमें जो ऊर्जा रहती है
वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे धनुष में बाण लगाकर जैसे हम लोग ऐसे खींचते नहीं है, तानते हैं, तो ताने हुए हैं तब तक इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा बनी है। और जैसा ही बाण को हम छोड़ देंगे, अब बाणवा जैसे ही आगे बढ़ जाएगा तो उसमें अब गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि ताने हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा, ताने हुए हैं स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिए गतिज ऊर्जा, ताने हुए हैं स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दिए गतिज ऊर्जा। यानी कि तान कर रखे हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा है इसमें, और जैसा ही छोड़ेंगे आगे बढ़ जाएगा बाण तो वो उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो जब तान के रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा और छोड़ देंगे यानी कि गति में वो हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो स्थिति के कारण बना हुआ ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण बना हुआ ऊर्जा गतिज ऊर्जा। जैसे बड़े बड़े बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है, इधर पानी ज़्यादा भर के जाता है और इधर पानी कम रहता है। तो बांध में जब पानी भर जाता है, ऊपरी स्तर तक आ जाता है, तो बोला जाएगा कि उस बांध में कौन सा ऊर्जा भरा हुआ है। तो उस बांध में उस पानी द्वारा स्थितिज ऊर्जा बनाई गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है अभी स्थिति यानी स्थित है, पानी पूरा स्थित है। यदि बांध तोड़ दिया जाए तो लहर के कारण वो आगे बढ़ जाएगी और उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अर्थात वो स्थिति के कारण, अभी स्थितिज ऊर्जा के कारण वो ऐसे पानी ऐसे रहा हुआ है, अभी बढ़ नहीं रहा है, तो वो स्थिति के कारण एक ही जगह स्थिर है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही बांध टूटेगा आगे बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में गतिज ऊर्जा कहीं नहीं न दिया है। क्या दिया है, पहिल का एक स्थितिज ऊर्जा, तो गति के कारण तो स्थितिज होता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो विद्युत ऊर्जा, तो सी नंबर ऑप्शन विद्युत ऊर्जा तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं डी नंबर में है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या, यांत्रिक ऊर्जा में ना गति ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। तो बोल रहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जामिनर इधर उधर करने के लिए क्वेश्चन को दे देगा। तो यहाँ पे आप गतिज ऊर्जा ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन गतिज ऊर्जा है किस में, यांत्रिक में, इसलिए आपका यांत्रिक ऊर्जा विल बी राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु के जड़त्व को मापने की इकाई क्या होता है। तो जड़त्व मतलब क्या, बल। सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि जड़त्व मतलब बल, जड़त्व मतलब बल, जड़त्व मतलब बल। अब बल F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो बल यानी कि यहाँ के आप जड़त्व, बल को क्या कह लिए, यहाँ पे जड़त्व कह दिए। जड़त्व बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण। ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और त्वरण दोनों आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को जरूरत मापने की इकाई निम्न में से क्या है। यानी कि इसमें द्रव्यमान हो सकता है या फिर घनत्व हो सकता है, तापमान हो सकता है या फिर आयतन। तो देखो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन देखोगे तो घनत्व, तो घनत्व इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तापमान कहीं नहीं दिख रहा है, आयतन नहीं दिख रहा है, द्रव्यमान दिख रहा है ना, तो द्रव्यमान विल बी राइट आंसर। यदि त्वरण रहता तो त्वरण भी सही उत्तर होता। तो त्वरण और द्रव्यमान में से कोई भी दे दिया रहता तो आपका राइट आंसर होता। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, इसलिए आपका द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जड़त्व के नियम आप जो है पढ़े होंगे 10th क्लास में। जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित मतलब ढकेलने वाला बल कार्य नहीं किया जाए या फिर लगाया ना जाए, तब तक वो स्थिर रहना चाहेगी या फिर विरामे में रहना चाहेगी। अगर वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो आई होप आप यहाँ पे जड़त्व के भी नियम समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम जो भी जड़त्व वगैरह है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको पूरा शॉर्ट में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा जो है विस्तार से बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जैसे जड़त्व के समझिए, जैसे गाड़ी चल रही है, उसमें हम बैठे हुए हैं और गाड़ी आगे बढ़ते रहे तो हम ठीक है, बढ़ रही है ठीक है। लेकिन जैसा ही एक बार ब्रेक मारता है ड्राइवर हुआ तो क्या करते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो आगे की तरफ झुकते हैं, क्या है वो जड़त्व के कारण। तो जड़त्व क्या कहता है कि जब हम गति की अवस्था में हैं, गति में हैं, जा रहे हैं, तो वो जड़त्व कहता है कि जाते रहना है। यानी कि जड़त्व क्या कहता है कि जब तुम जा रहे हो तो जाते रहो। अगर तू बाह्य असंतुलित बल कार्य कर देगा, यानी कि ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो हम गिरेंगे नहीं, क्या कि जड़त्व के रूल का फॉलो नहीं करेगा। तो वो जड़त्व के कारण व्यक्ति आगे गिर जाता है।
जड़त्व क्या कहता है कि तू जा रहा है तो जाते रहो, तू बैठा हुआ है तो बैठे रहो, ठीक है। तो हम बस में बैठे हैं तो वो तो गति की अवस्था में न है बस, तो बस गति की अवस्था में एक भाग रुकेगा तो आगे की तरफ तो झुकबे करेंगे, तो वो जड़त्व के कारण होता है इनर्शिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया विल बी राइट आंसर, यानी कि द्रव्यमान यहाँ पे मास जो है ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है, किनके बीच जड़त्व का मान अधिक होता है। तो अभी देखते दोस्त, हम आपको जड़त्व का फॉर्मूला क्या लिखा है, F = ma लिखा है, यानी कि जड़त्व का मतलब होता है क्या, बल। तो बल यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जड़त्व कब अधिक होगा, जब द्रव्यमान अधिक होगा। जड़त्व कब अधिक होगा, जब त्वरण अधिक होगा। तो जड़त्व अधिक कब होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके बीच जो है जड़त्व का मान अधिक होगा। तो अधिकतम किस में होगा, जिसमें द्रव्यमान अधिक हो या फिर त्वरण अधिक हो, या तो हई अधिक या तो हई अधिक, या तो हई अधिक या तो हई अधिक, दोनों में से कौन अधिक होगा तभी द्रव्यमान जो है जड़त्व जो है अधिक होगा। अर्थात जड़त्व अधिक कब होगा, जब वस्तु का द्रव्यमान अधिकतम हो या फिर उसमें त्वरण जो है एक्सेलरेशन जो है वो अधिक हो। तो ऑप्शन देख तो मेरे भाई दोस्त, ऑप्शन देखोगे तो क्या बोल रहा है कि एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच। चलो ठीक है, एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कूटर और बस के बीच। तो स्कूटर और बस, स्कूटर तो छोटा हो गया, बस तो बड़ा हो गया। फिर आगे देख लेते हैं 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के। 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का काफी हल्का होता है। डी नंबर ऑप्शन देखोगे तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो रेलगाड़ी कितना बड़ा होता है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान का होता है, ज्यादा द्रव्यमान का होता है रेलगाड़ी। और फिर हवाई जहाज को देखोगे तो हवाई जहाज बड़ा द्रव्यमान का, यानी कि उसका जो है वजन काफी अधिक है दोनों का, इसलिए उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण वहां पे उन दोनों के बीच जो इनर्शिया होगा, जड़त्व होगा, वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यदि द्रव्यमान अधिक तो जो है जड़त्व अधिक, त्वरण अधिक तो जड़त्व अधिक। तो उसमें देखोगे तो त्वरण भी, एक्सेलरेशन भी जो है रेलगाड़ी में अधिकतम होगा और हवाई जहाज में अधिकतम होगा। तो दोनों का द्रव्यमान और दोनों का त्वरण दोनों तो अधिक हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। अगर और ऑप्शन की बात करोगे तो एक ही आकार के रबर बॉल, तो हती यदि तो है द्रव्यमान कमे है, इसमें भी इनर्शिया लगेगा, जड़त्व का नियम पालन करेगा, जड़त्व लगेगा उसमें भी, लेकिन कम होगा। अधिकतम किस में होगा ये आपको पूछ रहा है, तो इसलिए आपका अधिकतम जो है डी नंबर ऑप्शन में होगा। बी नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं, तो स्कूटर और बस। तो स्कूटर और बस में लगेगा जड़त्व, यानी कि उसमें भी द्रव्यमान तो है, जिसमें द्रव्यमान और त्वरण है उसमें तो इनर्शिया काम करेगा, यानी कि जड़त्व काम करेगा। और यदि 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के की बात करें तो इसमें भी जो है द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन है ना जी, और इसमें भी एक्सेलरेशन है, ढुरा देंगे तो वो त्वरण ना हुआ। तो इन दोनों यानी कि सिक्कों के बीच लगेगा, सबके बीच जड़त्व काम करेगा, लेकिन अधिकतम किस में लगेगा, वो ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज में लगेगा सबसे अधिकतम। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो आपको फाइनली यहाँ पे ज्ञात क्या करना है ये आप देखिए। तो आपको यहाँ पे ज्ञात जो है करना है, बल ज्ञात करना है। क्या करना है, फोर्स ज्ञात करना है कि आखिर बल क्या है वो आप बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, तो आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों दे रखा हुआ है, और समय क्या लग रहा है वो भी शायद यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। आप क्वेश्चन को पहले विस्तार से पढ़िए, उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी आसानी से इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है। अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे ए का जो मान है, एक्सेलरेशन का मान ये रखो, तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की त्वरण अर्थात क्या, ए बराबर v - u/t
टी यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो एक जगह पर क्या रख देंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यही रख देंगे। अब देखोगे तो यहाँ पे द्रव्यमान भी दे रखा हुआ है। द्रव्यमान क्या दे रखा है, 5 kg। तो 5 kg द्रव्यमान m के जगह पर 2 सेकंड समय दे रखा हुआ है। प्रारंभिक वेग दे रखा हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग दे रखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग यानी कि v बराबर क्या है, तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 हो गया। अब u बराबर क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 हो गया। बटा में समय क्या दे रखा हुआ है, 2 सेकेंड, तो t के जगह पर 2। तो अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड दे रखा था, प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड दे रखा था और समय 2 दे रखा था। तो जो दे रखा था हम वहाँ पे उस मान को पुट कर दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो 8 में से 6 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2/2 पूरा कट जाएगा, क्या होगा 1 बचेगा। अर्थात 5 में 1 से गुना कर दोगे तो 5 न्यूटन विल बी राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आपको इनडायरेक्टली रूप से जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन न देकर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग और समय दे दिया था, जिससे जो है आप आराम से जो है एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते थे, यानी कि त्वरण ज्ञात कर सकते थे। और जब त्वरण ज्ञात हो जाता तो आप F बराबर ma का जो है मान ज्ञात कर सकते थे। तो आप यहाँ पर साइड में भी एक्सेलरेशन जो है ज्ञात कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे ए के मान के पास जो है आप एक्सेलरेशन का मान रख दीजिए और वहाँ पे निकाल लीजिए। तो उस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप एक और फार्मूला को याद करने का प्रयास कीजिएगा तो F बराबर m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो सिर्फ आपको यहाँ इस तरह नहीं पढ़ना है, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ना है आपको, 10th क्लास में। अब आ गए हैं आप इंट्रेंस में, अब आ गए हैं आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में। तो इंट्रेंस में आपको 10th बोर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, क्या देगा आपको इंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन देगा, यानी कि आपको माइंड से थोड़ा सा भी आपको सोचना तो जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे सारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसी जो है मेथड पे आधारित है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब किसी स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं या फिर फोर्स बताएं, यानी कि बल बताएं, बातें क्यों हुआ था। यहाँ पे भी आपको बल ही पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट m के जगह पर क्या रख दीजिए, 8 kg दे रखा हुआ है तो 8 kg रख दीजिए। और अंतिम वेग देखिएगा तो 6 मीटर पर सेकंड है और प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड और जो समय लगा रहा है वो आपका 3 मीटर पर जो है 3 सेकंड दे रखा हुआ है समय। तो आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 इंटू में 6 में से 4 गया 2 और बटा में 3। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 16 16 बटा 3 हो गया। और यदि आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन भी जो है पॉइंट में दे रखा हुआ है तो भाग कर लीजिए तो 3 पचे 15 और फिर 3 का 9 फिर 3 का 9 अर्थात 3 3 3 इसी तरह आते रह जाएगा, यानी कि आपका 5.33 जो है सेकेंड विल बी राइट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो 5.33 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। तो सेम उसी जो है फॉर्मूले पर आधारित ये भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा और जो है कॉन्सेप्ट को जो है ये बिल्ड करने के लिए जो है हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे लेकर आए थे, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, अर्थात वृत्तीय पथ है और एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पे ये वस्तु है, मान लेते हैं ये आपका एक वस्तु है x, ये एक समान वेग से वृत्तीय गति पर यानी घूर्णन कर रही है, यानी कि इसका जो वेग है एक समान है, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड इसका वेग है तो 6 मीटर पर सेकंड के जो है वेग से चारों तरफ जो है ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसमें जो परिवर्तित होगा वो आपको बताना है क्या परिवर्तित होगा। तो इसमें जो है वेग जब समान है तो इसका तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण
भी समान होगा। जब वेग समान है तो वेग जो है त्वरण भी समान होगा, और त्वरण समान होगा तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल जो लगता होगा वो भी समान होगा। परिवर्तित क्या हो रहा है शेप, ये आप देखिए, तो यहाँ पे ये थी, ये जाने का प्रयास कर रही है ऐसे, लेकिन घूम क्या गई, ऐसे घूम गई। तो यहाँ पे ये वृत्तीय पथ पे ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, अर्थात सिर्फ अपना दिशा को चेंज कर रही है। अर्थात इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ दिशा का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात डायरेक्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि डी नंबर ऑप्शन में दिशा दे रखा हुआ है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था आपसे, एक बार और देख लेते हैं। बोल क्या रहा है कि एक समान वृत्तीय गति पर जो है, वृत्तीय गति जो है एक वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से जो है चक्कर लगा रही है। तो जब वेग समान है तो उसमें परिवर्तित क्या हो रहा है ये बताना है। तो भाई देखो, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसे घूम गए तो यानी कि दिशा परिवर्तित हो रहा है। सब तो सेम है, खाली दिशा परिवर्तित हो रहा है, यानी कि हम चारों तरफ घूम रहे हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसमें पर देख सकते हैं, बोल रहा है क्या कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसी गति को क्या कहते हैं, वक्र पथ पर गति कर रहा है तो वक्र गति कहेंगे, यानी कि वक्र रेखीय गति भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, यानी कि वक्र पथ पर। वक्र पथ पर यानी क्या कि वक्र पथ मतलब वृत्तीय गति पर, तो यानी कि वक्र पथ है तो वक्रीय गति, अगर वृत्तीय जो है वृत्तीय पथ होता है तो वृत्तीय गति होता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वक्र रेखीय गति जो है ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। और वक्र रेखीय गति होती कहाँ है, तो वक्र रेखीय गति जो है ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में है, ग्रहों के द्वारा की जाती है वक्र रेखीय गति। ठीक है, तो ग्रहों के द्वारा जो गति होती है वो वक्र रेखीय गति होती है। ठीक है, तो ये धरती पर जो है संभव नहीं है, वो ब्रह्मांड में होता है। तो ये भी आप एक कंक्लूजन जान जाइए कि वक्र रेखीय गति कहाँ होती है, तो ब्रह्मांड में होती है। ठीक है, ये ऐसे में ये आपको जानना नहीं है, सिर्फ आप ये जानिए कि वक्र रेखीय गति क्या होती है। तो वक्र पथ पर जो गति होती है वो आपका वक्र रेखीय गति होती है। ओके, तो चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की सॉरी वो क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, ये केमिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, अर्थात आपको हमें थोड़ा सा इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया है, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो है जो हम सॉल्यूशन में लिख दे रहे हैं इसको कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या फिर अभी नोट कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। यदि आप पढ़ते समय ही नोट कर रहे हैं तो बहुत जो है बेटर है, क्योंकि आप जब पढ़ते समय नोट करते हैं तो उस समय जो है आपका सब कुछ चलता है, दिमाग भी चलता है, आँख भी चलता है और हाथ भी चलता है, तो जो है कंसंट्रेशन पावर जो है उस समय अधिक रहता है। इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, उसी समय जो है इन सारे कंसेप्ट और इन सारे क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे जो है आप अधिक से अधिक उससे जो है निचोड़ और कंसेप्ट पा पाइएगा। ये जो है हमारा अनुमान है, हम भी पढ़ते हैं तो इसी तरह पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, यानी कि आपका पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल होता है 0 से आपका 14 तक होता है और बीच में यहाँ पे 7 होता है। क्या होता है, बीच में 7 होता है, और ये 7 जो होता है इसको हम उदासीन कहते हैं। उदासीन, यहाँ पे जिसका जो है पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और ये 7 से कम जो होता है ये सारे अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। और 7 से अधिक जो होता है वो सारे को क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, या भास्मीय होते हैं, या फिर क्षारीय बोल देते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इसका जो है आपका इसको डिनोट करते हैं H+ आयन से, इसको डिनोट क्या करते हैं, H+ आयन से, और इसको डिनोट करते हैं OH से। ठीक है, OH से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है OH- में होता है। ठीक है,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 से 14 यानी कि यहाँ से यहाँ इधर से इधर जब बढ़ते हैं तो जो है आपका pH मान क्या होता है, यानी कि OH बढ़ता है या फिर अम्लीय होता है। यानी कि आपका इस 7 से तो इधर 0 तक तो आपका अम्लीय होता है और 7 से 14 तक जो है आपका क्षारीय होता है। तो आपको बोल रहा है कि हाँ 7 से इधर हम जब बढ़ेंगे तो जो है क्षारीय यानी कि OH ही ना आपको जो भी आएगा तो आएगा मतलब कि क्या 7 से 14 की ओर जब बढ़िएगा तो ये और ही अधिक आपका क्षारीय होगा। क्या होगा? अधिक क्षारीय होगा। यानी कि 7 से जितना ही आप अधिक बढ़िएगा, इसे अधिक बढ़िएगा वो सबसे क्षारीय होगा। इधर 14 जो होता है सबसे अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। इसको क्या आप कहते हैं? OH ऋणात्मक से डिनोट करते हैं। और जब इधर आप देखिएगा यहाँ पे यदि 7 से थोड़ा सा अधिक देखिएगा तो सबसे कम क्षारीय सबसे कम क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे कम क्षारीय होता है। हालांकि यहाँ पे तो आयन क्या होता है? OH माइनस ही होता है, OH ऋणात्मक ही होता है, लेकिन जो है सबसे कम क्षारीय आपका 7 के पास और सबसे अधिक क्षारीय 14 के पास। यानी कि 7 से जैसे ही आप 14 की ओर बढ़िएगा उधर जितना ही आप बढ़िएगा उतना ही आपका क्षारीयता बढ़ेगा। और यहाँ पे अम्लीयता में बात करें तो 0 यानी कि 7 से 0 तक जितना ही बढ़िएगा वहाँ पे सबसे अधिक आपका अम्लीयता होगा। सबसे अधिक अम्लीयता अधिक लिख देते हैं, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीयता यहाँ पे और सबसे कम अम्लीयता कहाँ? 7 के नज़दीक सबसे कम यहाँ पे और सबसे अधिक जो है आपका 0 पर होता है। तो यहाँ पे आपको इतना बात जो है समझना होगा। एक पर और समझा देते हैं। देखिए ये pH स्केल क्या होता है? pH स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको pH स्केल को किसने दिया था? pH मान को किसने दिया था? pH से जो है आपको व्यक्त करने के लिए आपको कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो सोरेनसन। कौन दिए थे? सोरेनसन। क्या दिए थे? सोरेनसन। याद रखिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे pH स्केल हो गया और pH स्केल पर जब 7 रहता है तो ये उदासीन रहता है। 0 रहेगा तो सबसे अधिक अम्लीय यानी कि 7 से इधर अम्लीयता और 7 से बाहर यानी कि अधिक जो है 14 तक आपका क्षारीयता होगा। और अम्लीयता सबसे अधिक अम्लीयता कहाँ होगा? तो सबसे अधिक अम्लीयता 0 पर और सबसे अधिक क्षारीय जो है वो कहाँ होगा? तो 14 पर। और सबसे कम क्षारीयता तो 7 के नज़दीक और सबसे कम अम्लीयता तो 7 के नज़दीक। ओके, तो सबसे कम यानी कि 7 के नज़दीक जो है वो क्षारीय हो या फिर अम्लीयता हो वो दोनों कम ही होगा। और 7 से दूर यानी कि 0 सबसे अधिक अम्लीयता और 7 से दूर 14 सबसे अधिक क्षारीयता। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जब 7 से 14 तक बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन देखिएगा आप, तो ऑप्शन में बोल रहा है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी होता है। तो H+ तो होइबे नहीं करेगा। H+ किधर होता है? इधर होता है, इसलिए आपका H+ आयन तो होबे नहीं करेगा। 7 से 14 तक जोन होगा कौन होगा? OH- होगा। तो OH- को देखेंगे। C नंबर ऑप्शन को देखिएगा तो इसमें भी H+ है, तो इसलिए A और C तो ऐसा ही कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या? B और D। तो B में देखिएगा तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि यानी कि 7 से 14 तक बढ़िएगा तो सब अधिक है ना, बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर होगा। वृद्धि मतलब 7 से 14 तक जाएंगे तो वृद्धि होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो डी में बोल रहा है कि OH आयन की सांद्रता में कमी यानी कि कमी बोल रहा है। तो आपको कमी कब होगा? जब आप 14 से 7 तक आइएगा, 7 के पास तक आइएगा तब, यानी कि उधर से इधर आइएगा तो कमी, इधर से उधर जाइएगा तो वृद्धि। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर होंगे। तो आपको क्या देखना है कि जब आप 7 से 14 की ओर जाइएगा तो वृद्धि और 14 से 7 के पास आइएगा तो कमी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। तो देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है? इसी क्वेश्चन पर आधारित है। देखिएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, यानी कि कौन सा घोल सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय हम pH स्केल पर आपको बताएंगे। तो सबसे अधिक अम्लीय यहाँ पे कहाँ होगा? 14 पर होगा?
तो क्षारीय है, यह नहीं होगा। 7 पर होगा, ये तो उदासीन है, यो नहीं होगा। 7 के पास 6.9 होगा, नहीं होगा। यो जो है अम्लीयता है लेकिन जो है सबसे कम है, लेकिन सबसे अधिक बोल रहा है, तो सबसे अधिक कहाँ होता है? 0 पर। तो यदि आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि पीएच मान 1 वाला घोल, पीएच मान 6 वाला घोल, सी नंबर बोल रहा है, डी नंबर बोल रहा है पीएच मान 7 वाला। तो पीएच मान 1 वाला ठीक है, अम्लीयता होगा लेकिन सबसे अधिक नहीं होगा। बी नंबर देखेंगे तो 6 वाला, तो 6 वाला अम्लीयता होगा लेकिन सबसे अधिक नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो पीएच मान 7 वाला, तो 7 वाला तो उदासीन होता है भाई, तो कैसे अम्लीयता होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि पीएच मान 0 वाला घोल जो होगा वो आपका सबसे अधिक अम्लीयता वाला घोल होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। इस टॉप 10 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देन आई होप कि आपको ये पूरा सेशन आज का भी अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में फिर से आप अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या कंसेप्ट हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इससे रिलेटेड और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन चाहिए, उससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको भी जो है उठाकर यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मैथ का सेशन भी देखेंगे, मैथ का सेशन देखेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।